3 नवंबर 1981 का दिन था और ब्लेक न्यूसम को अपनी जॉब बहुत पसंद थी। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पैशन था, अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक प्यार, और वो रिपब्लिकन पार्टी का लंबे समय से सदस्य था। इसलिए वो रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी के फाइलिंग क्लर्क होने पर भी बहुत ही गर्व महसूस करता था, जब तक उसका SCP-1981 के साथ एक खतरनाक एनकाउंटर नहीं हुआ। ब्लेक की जिंदगी का सबसे खराब दिन शुरू हुआ। वो आर्काइव के सारे बीटामैक्स टेप की इन्वेंट्री ले रहा था और यह इंश्योर कर रहा था कि सभी फाइलिंग सिस्टम के हिसाब से ठीक तरह से अरेंज्ड हों। एक एक करके वो अपनी लिस्ट में से स्पीच की फुटेज और एड्रेस चेक कर रहा था। फिर उसे एक ऐसा टेप मिला जिसे वहां पर नहीं होना चाहिए था। वो टेप देखने में तो पूरी तरह से नॉर्मल लग रहा था, पर उसे आर्काइव इन्वेंट्री में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इसके बारे में कुछ और भी था। टेप के फ्रंट में एक व्हाइट स्टिकर था और उस पर लिखा हुआ था, रोनाल्ड रीगन कट ऑफ व्हाइल टॉकिंग। किसी ने जल्दी जल्दी में एक मार्कर से ऐसा लिखा था। ब्लेक शॉक में था कि उस पर प्रेसिडेंट के नाम की स्पेलिंग भी सही नहीं लिखी थी। बेचारे मिस्टर न्यूसम को यह नहीं पता था कि वो कुछ इतना डिस्टर्बिंग देखने वाला था कि वो उस गलत स्पेलिंग को अपने कीमती बचपन की तरह याद रखेगा। इस तरह के टेप्स के लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी थी कि उन्हें रिव्यू और कैटलॉग किया जाए और उनकी जरूरत ना हो तो फेंक दिया जाए। एक लो फाइलिंग क्लर्क जैसे कि ब्लेक को अपने सुपीरियर का अप्रूवल लेना जरूरी था, लेकिन वो बहुत उत्सुक था। उसने लाइब्रेरी के टेलीविजन और बीटामैक्स कैसेट प्लेयर में फुटेज देखना शुरू कर दिया। पहले मिनट तक तो सब कुछ सिंपल ही था और प्रेसिडेंट 8 मार्च 1983 को शेरेटन ट्विन टावर्स होटल ऑरलैंडो फ्लोरिडा में पोडियम पर खड़े होकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इवेंजेलिकल्स को अपनी फेमस सिविल एम्पायर स्पीच दे रहे थे। पर जैसे ही टेप 1 मिनट 10 सेकंड से आगे बढ़ा, कुछ अजीब होना शुरू हो गया। प्रेसिडेंट रीगन की स्पीच फैमिली वैल्यूज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते करते इंसानों के फ्लैश के टेस्ट के बारे में बात करने लगी। ब्लेक सदमे में था। क्या वो सही सुन रहा था? टेप और भी बुरा होता चला गया। प्रेसिडेंट रीगन ने यह बताना शुरू किया कि उन्हें यंग फ्लैश, खास तौर पर नवजात बच्चों का फ्लैश बहुत पसंद था। जैसे ही रीगन ने बताना शुरू किया कि बेस्ट फ्लेवर के लिए एक नवजात बच्चे को कैसे कुक करना चाहिए, भीड़ से तालियों की कड़कड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। ब्लेक खुद को बीमार महसूस करने लगा। उसे याद था जब उसने वो स्पीच देखी थी तब प्रेसिडेंट रीगन ने इस तरह का कुछ भी नहीं बोला था। चीजें और भी अजीब हो गईं जब प्रेसिडेंट के गाल से खून निकलने लगा, जैसे कि किसी एक ने इनविजिबल चाकू से उनके चेहरे पर कट मार दिया हो। जैसे जैसे स्पीच आगे बढ़ती गई, रीगन के शब्द और भी ज्यादा नॉनसेंस होते गए और उनकी इंजरी भी बढ़ने लगी। उनके चेहरे पर अजीब से घाव हो गए, जैसे उन्हें कोई चाकू मार रहा हो। कुछ कुछ जगह की स्किन सड़ के गलने लगी। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर पर जो कुछ भी हो रहा था, रीगन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये सब एक डरावना ख्वाब था। 22 मिनट के बाद टेप खत्म हुआ और प्रेसिडेंट रीगन का गला कटा और उनकी स्पीच सिर्फ कुछ शब्दों जितनी रह गई। कुछ देर बाद ब्लेक बाथरूम की तरफ गया। क्या ये कोई प्रैंक था या कैमरे के साथ कोई ट्रिक की गई थी? उसे नहीं पता था, लेकिन ये टेप डिस्गस्टिंग था और जो भी इसका जिम्मेदार था उसे पनिश किया जाना जरूरी था। न्यूज़म ने पुलिस को कांटेक्ट किया इस उम्मीद के साथ कि जिसने भी इस टेप को बनाया उसके खिलाफ ऑब्ससीनिटी के चार्जेस लगाए जाएंगे। एविडेंस के तौर पर टेप को लिया गया और कल्प्रिट्स के खिलाफ एक लो लेवल की पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जिन पुलिस ऑफिसर्स ने उस टेप को देखा उन्हें आने वाले हफ्तों में नाइटमेयर्स होते रहे, लेकिन जिसने भी उसको बनाया था उसे ढूंढा ना जा सका। इन्वेस्टिगेशन तब खत्म हो गई जब एक सुपीरियर ने केस को बंद कर दिया और वो टेप एविडेंस लॉकर से गायब हो गया। जैसा कि आप सोच रहे होंगे, यह SCP फाउंडेशन के एक फील्ड एजेंट का काम था। इसके बाद जिन भी लोगों ने बदकिस्मती से उस टेप को देखा था, उनकी मेमोरी को हटाने के लिए एमनेस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें ब्लेक न्यूज़म भी शामिल था, जो आखिरकार अब आराम से रहकर अपना काम कर सकता था। वनोमलस टेप जिम्मेदार हाथों में था। इसे SCP-1981 का नाम दिया गया और आसानी से कंट्रोल किए जाने की वजह से इसे सेफ ऑब्जेक्ट क्लास में डाला गया। अब प्रॉपर रिसर्च और टेस्टिंग शुरू होने वाली थी और इस टेप की बनावट से कुछ भी अनोमलस पता नहीं चल रहा था, लेकिन बार बार वीडियो को देखने से ये बात साफ हुई कि ये प्रेसिडेंट की स्पीच के एक डॉक्टर्ड फुटेज से ज्यादा कुछ नहीं था। हर बार जब टेप को प्ले किया जाता था तो स्पीच का कंटेंट और प्रेसिडेंट रीगन की चोटें बदल जाती थी। कुछ रूल्स थे जो टेप हमेशा फॉलो करता था, जो ये थे कि रीगन कभी भी उन चोटों पर रिएक्ट नहीं करते थे। इसकी शुरुआत और टोटल रन टाइम हमेशा सेम होती थी और स्पीच हमेशा करप्टेड होती थी। उनको कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया गया, ज्यादातर इनकोहेरेंट, इनका कोई भी थीमेटिक स्ट्रक्चर नहीं है और इनमें कुछ नॉनसेंस एनेक्डोट्स शामिल हैं। ये रीगन की रेगुलर स्पीच से बहुत ज्यादा अलग नहीं थे।
लेकिन इनके टॉपिक बहुत डार्क थे और इनमें टॉर्चर, म्यूटिलेशन, डेथ, कैनिबलिज्म, रिचुअल सैक्रिफाइस और जिनोसाइड जैसी चीजें शामिल थे। जिस तरह की चोटें वीडियो में प्रेसिडेंट रीगन को लगी, उनमें इम्पेलमेंट, म्यूटिलेशन, फ्लेइंग और कुछ टॉर्चर शामिल है, जो इतने खतरनाक है कि उनकी डिटेल को ऑफिशियल फाइल से हटा दिया गया। कई बार प्रेसिडेंट रीगन की स्पीच की डिटेल में भविष्यवाणियां भी थीं। इसमें 2001 में सितंबर 11 वाले अटैक और 2008 वाले रशियन प्रेसिडेंट इलेक्शन का आउटकम शामिल था। ये रीगन से संबंधित अकेला एससीपी नहीं है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। इस नीश में एक और एंट्री भी है जिसे SCP-095 कहा जाता है। ये द एटॉमिक एडवेंचर्स ऑफ रोनी रीगन नाम की कॉमिक की एक डिग्रेडेड कॉपी है। इनका टाइटल कैरेक्टर प्रेसिडेंट रीगन से बहुत मिलता जुलता है, जबकि फाउंडेशन इस बात को कंफर्म कर चुका है अर्ली 1930s में लिखी गई थी। कॉमिक 1980s के फ्यूचर के बारे में है और 3 कहानियों में रॉनी के कई एक्सप्लॉइट्स के बारे में लिखा है। पहला, जिसका टाइटल है रॉनी वर्सेस स्पेस एडमायरल कार्टर, उसमें 1980 वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इवेंट को परफेक्ट तरह से डिस्क्राइब किया गया है। दूसरी, स्पेस असैसिन में जॉनी हिंकली जूनियर द्वारा प्रेसिडेंट रीगन के असैसिनेशन के बारे में लिखा है। और तीसरी, जिसका टाइटल है जंगल प्लैनेट, उसमें 1986 की ईरान कॉन्ट्रा कंट्रोवर्सीज के बारे में लिखा है। इन कॉमिक्स को एक रहस्यमय और लगभग नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी फ्यूचर फनीज के अंडर प्रोड्यूस किया गया था। फाउंडेशन को उम्मीद है कि जब भी मुमकिन हो इस कंपनी की और भी कॉमिक्स को ट्रैक किया जाना चाहिए, लेकिन वो इसमें ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। अभी के लिए सिर्फ SCP इनिशियल टेस्टिंग के दौरान जब फाउंडेशन स्टाफ कई बार टेप को देख रहा था, ये पता लगाने के लिए कि इस प्रेसिडेंट रीगन के करप्टेड वर्जन में क्या फ्यूचर के लिए कुछ और कीमती प्रेडिक्शंस भी थे। इसमें से एक स्क्रीनिंग के दौरान एक D क्लास ऑब्जर्वेशन पर्सनल स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए डर की वजह से चीखने लगा। उस फुटेज को थोड़ा और एग्जामिन करने पर पता चला कि ऐसा क्या था जिससे उस D क्लास ऑब्जर्वर को इतनी चिंता हो गई। टेप की बाकी व्यूइंग्स में प्रेसिडेंट रीगन की प्रेस डिटेल पूरी तरह से नॉर्मल लग रही थी, लेकिन इस वाली में कुछ अजीब था। सूट पहने हुए पॉलिटिकल फिगर्स के बीच में एक ऐसा लंबा फिगर खड़ा हुआ था जिसने एक मिडनाइट ब्लैक क्लोक पहना हुआ था। साथ ही एक बड़ी सी कॉनिकल हुड उसके चेहरे को ढक रहा था। फुटेज में ऐसा लग रहा था कि वो फिगर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, केवल वहां पर खड़ा हुआ था। बाद में एक सर्वे से पता चला कि ये फिगर टेप की 7 में से एक व्यूइंग में दिखता था। इस क्लोक वाले फिगर को कहा गया SCP-19811। ये SCP-1981 की व्यूइंग के बारे में एक बार बार दिखने वाला फिगर बन गया। कंटेनमेंट एंड प्रिजर्वेशन के अटेम्प्ट के बावजूद फाउंडेशन को इस बात का पता था कि किसी भी टेप की तरह ये टेप भी नेचुरल मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से डिग्रेड हो जाएगा। दूसरी बीटामैक्स टेप पर इस फुटेज को कॉपी करके सारे प्रयास नाकामयाब रहे, इसलिए फाउंडेशन ने हर उस ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड किया जो वो एक स्टैंडर्ड कमर्शियल कैमकॉर्डर से कर सकते थे। एक डरावनी प्लेबैक में SCP-19811 ने पोडियम पर प्रेसिडेंट की जगह ले ली और वो कैमरे में डायरेक्टली देखने लगा। कुछ ही देर बाद एक ब्लैक स्क्रीन पर ICU लिखा हुआ आया। स्टाफ मेंबर्स को यह ऑर्डर दिया गया था कि वो कभी भी उस फिगर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे और अगर किसी भी प्लेबैक के दौरान ऐसा दोबारा हुआ तो वो एक लेवल 4 सुपीरियर को इसकी जानकारी देंगे। डॉक्टर जेम्स कायल रॉबिन्सन, मैनेजिंग आर्किविस्ट ऑफ इनर सेफ क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड अनॉमलस आइटम्स एट साइट 73 की निगरानी में SCP-1981 के डरावने इफेक्ट्स के लॉजिकल कंक्लूजन के बारे में पता लगाया जाना था। प्रेसिडेंट रीगन की केयर के लिए स्पेशल एजेंट आर्नोल्ड रॉड्रिग्यूज और स्पेशल एजेंट ईथन टेट, जो कि सीक्रेट सर्विस के सदस्य थे, उन्होंने कांटेक्ट किया। रीगन को यह बात पता चल गई कि फाउंडेशन के पास उनसे डायरेक्टली रिलेटेड कोई एनोमलस आर्टिफैक्ट मौजूद था और वो उसे देखना चाहते थे। डॉक्टर रॉबिन्सन ने SCP-1981 से रिलेटेड फाइल और ट्रांसक्रिप्ट एजेंट्स को दे दी, लेकिन 05 कमांड के अप्रूवल के बिना उन्होंने प्रेसिडेंट रीगन को डायरेक्टली टेप देखने की इजाजत नहीं दी। पर रीगन और एजेंट्स इंसिस्ट करते रहे। आखिरकार 05 कमांड ने सेनफोर्ड केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि एमनेस्टिक प्रोडक्शन के फाउंडेशन द्वारा ऑपरेट किया जाता था, उसमें प्रेसिडेंट रीगन के लिए टेप की प्राइवेट स्क्रीनिंग का ऑर्डर दिया। डॉक्टर रॉबिन्सन ने सेशन कंप्लीट होने के बाद प्रेसिडेंट रीगन को एमनेस्टिक इस्तेमाल करने का ऑफर दिया, लेकिन रीगन ने मना कर दिया। स्क्रीनिंग कॉन्फ्रेंस रूम B में हुई थी और टेप को 3 बार प्ले किया गया था। तीसरे प्लेबैक में चीजों ने एक इंटरेस्टिंग टर्न लिया। जैसे ही स्क्रीन पर म्यूटिलेटेड रीगन ने व्लादिमीर पुतिन के स्कल से एक बच्चे के खून को पीने के बारे में बात करनी शुरू की, रीगन खुद भी साथ ही साथ उन शब्दों को बोलने लगे जैसे उन्हें सब कुछ याद था। वो द डिस्ट्रॉयर्स नाम के जीवों और आने वाले खतरनाक इवेंट्स के बारे में बात करने लगे।
स्क्रीनिंग के बाद रीगन ने फिर से एमनेस्टी के ऑफर को मना कर दिया और वहां से चले गए। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक था, लेकिन सैनफोर्ड केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट में एक वायलेंट ब्रेक इन हुआ, जिससे एक नाइट गार्ड की मौत हो गई। उस ब्रेक इन के दौरान कई सारे एमनेस्टिक्स चुरा लिए गए थे और सिक्योरिटी फुटेजेस से ऐसा पता चला कि इसके लिए एजेंट टेट और रॉड्रिग्यूज जिम्मेदार थे और रोनाल्ड रीगन के प्रेसिडेंट के पास इन दोनों एजेंट्स को ट्रैक किया गया और रोनाल्ड रीगन के रेजिडेंट के पास ट्रैक किया गया, जहां फाउंडेशन ने एक डिस्टर्बिंग चीज देखी। एजेंट्स ने प्रेसिडेंट रीगन को क्लास ए और बी एमनेस्टिक की बड़ी क्वांटिटी सप्लाई की थी, क्योंकि SCP-1981 को ऑब्जर्व करने के बाद वो खतरनाक तौर पर पागल हो गए थे। वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए इससे पहले ही ये दोनों एजेंट उन्हें ठीक करना चाहते थे, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हुए। एमनेस्टिक की इतनी बड़ी मात्रा की वजह से रीगन का माइंड डिस्ट्रॉय हो गया था और हालांकि फाउंडेशन उनकी कंडीशन को स्टेबल करने में कामयाब रहा, उनकी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन खराब हो गए थे, जिसकी वजह से वो अब खुद से अपनी केयर करने लायक नहीं बचे थे। इस गलती को छुपाने के लिए ये कहानी बनाई गई थी कि रीगन को अल्जाइमर्स हो गया था, जिसकी वजह से वो कॉग्निटिव तौर पर डिक्लाइन हो गए थे। अपनी हरकतों के लिए एजेंट टेट और रॉड्रिग्यूज को फायर कर दिया गया। फाउंडेशन ने उनकी मेमोरी को साफ करके उन्हें नई आइडेंटिटी असाइन की थी। डॉक्टर रॉबिन्सन को अपनी हिस्सेदारी के लिए फाउंडेशन एथिक्स कमिटी डिसिप्लिनरी हायरिंग फेस करनी पड़ी थी। SCP-1981 को अभी भी सेफ क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि इसके कंटेनमेंट ब्रीच करने के चांसेस काफी कम हैं। लेकिन अगर हम देखें इसने एक टारगेट के दिमाग का क्या हाल किया, तो सेफ शब्द तो हमारे माइंड में नहीं आ सकते। इतना आपको इस सोच में डालने के लिए काफी है कि और कौन कौन से टेप हैं जो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें ढूंढा जाए।